धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम और नमस्कार। सबसे पहले तो मैं संतोष जी का और अनिर्बान जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मैं अक्सर पब्लिक मीटिंग्स में बहुत कम आता हूं या बातें करता हूं। मेरा काम जो है वो पर्दे के पीछे या फिर पर्दे पर टीवी पे या यूट्यूब पे होता है। पब्लिक फंक्शंस में आके बात करने का ना अवसर है होता है, ना मुझे उसमें कोई इंक्लिनेशन है। बट ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके प्रति मेरी एक श्रद्धा रही है और जिसके प्रति मैं सोचता था कि अगर और लोगों को हम अवगत करा सके किस तरह से फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी भारत की सशक्त हो रही है और कहाँ-कहाँ इसके आसार दिखाई दे रहे हैं आगे जाने के। तो मैंने कहा आके मैं अपने कुछ विचार जो है यहाँ आपके साथ शेयर करूं। और मुझे कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दीजिए, किस तरह से हुआ, पर्दे के पीछे क्या-क्या हुआ और उसके परिणाम क्या हैं। तो उस हिसाब से पावर पॉइंट जो है वो अंग्रेजी में है, पर मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में बात करें इसके बारे में। इसलिए मैंने इसका जो एक टाइटल दिया है, मैंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ और इसके बाद क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। तो ऑपरेशन सिंदूर आपने सभी ने देखा टीवी पे, बहुत जानकारी आपको मिली। उसमें से कई सारी जानकारियां शायद पूरी तरह से सही नहीं थी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास पूरी सही जानकारी है, पर इतने सालों का अवसर मिला है मुझे पिछले 42 साल से इस क्षेत्र में काम करने का। इसलिए कुछ जानकारियां मेरे पास होती है जो शायद पब्लिक में नहीं आती है, तो मैंने कहा आज उसको शेयर करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो पहले हम चलते हैं पहलगाम, जहां जिस घटना से इस पूरे घटनाक्रम का आरंभ हुआ। बहुत ट्रेजिक घटना थी, मैसेकर हुआ, नरसंहार हुआ वहां पे लोगों का। 26 लोग इनोसेंट लोग वहां मारे गए, आपने देखा था। तो क्यों किया पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन, ये पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ वो क्यों किया? इसके कई कारण हैं, पर दो तीन कारण मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं कि 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी या स्टेट जो भी कहिए, ये नॉर्मलाइज हो रहा था किसी अन्य राज्य की तरह। भारत में जैसे अन्य राज्य हैं, उन्हीं की तरह JNK होने जा रहा था, हो गया है। लगभग नॉर्मलाइज हो गया है कि जम्मू कश्मीर को जिस तरह से बाकी राज्यों को देखा जाता है, वहाँ के लोग भी अभी भारत से ज्यादा जुड़ गए हैं और भारत से उनको क्या क्या अवसर मिलते हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलती है उनको पता है। इसलिए वो सभी भारत की तरफ उनका झुकाव बढ़ गया है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत सही नहीं था। पाकिस्तान हमेशा से, उसका पूरा एग्जिस्टेंस पाकिस्तान का 1947 से जम्मू कश्मीर के विवाद पर, उनके तरफ से वो विवाद मानते हैं, हम विवाद नहीं मानते हैं जैसा आपको पता है। तो उनके तरफ से जो विवाद उन्होंने रखा था, तो उनको लगता था कि ये अगर इंटीग्रेट हो गए भारत के साथ, तो हमारा पूरा जो रीजन है भारत के साथ झगड़ा करने का या विवाद रखने का, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ये हो। दूसरा, विदेश नीति में आप विश्व स्तर पर जम्मू एंड कश्मीर का या कश्मीर डिस्प्यूट का जो एक वहां पे ट्रैक्शन मिलता था, या लोग उसके बारे में बहुत बात करते थे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गया है, कश्मीर एक विवादित जगह है और भारत और पाकिस्तान ने इसको मिलकर सुलझाना चाहिए। ये सब जो बातें होती थी 47 से लेकर लगभग 2000 तक या 2010 तक या 15 तक, वो खत्म हो गई थी। अब कोई कश्मीर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सभी मानते थे कि भारत की जो भूमिका है कश्मीर में वो सही है और पाकिस्तान इसमें गलत है। ये भी उनको नहीं भा रहा था पाकिस्तान को, इसलिए वो चाहते थे कि इसको किसी तरह से ध्वस्त किया जाए। ये जो एक थॉट, एक विचार जो लोगों के मन में इंटरनेशनली आ रहा था। दूसरा था कि उनका जो अंतर्गत उनकी जो स्थिति है पाकिस्तान में, पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान सेना, जो आपको पता है, ये बहुत लोगों ने सुना होगा कि अन्य देशों की सेना होती है, पाकिस्तान में पाकिस्तान सेना का पाकिस्तान है। तो इसीलिए वहां पे कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज भी अगर है तो उनका कंट्रोल पूरी तरह से सेना के हाथ में होता है। सेना की जो छवि थी, सेना का जो स्टेटस था, प्रेस्टीज था,
वो बहुत कम हो गया था पिछले 3-4 साल से। उनका सबसे जो पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है इमरान खान, उसको सेना ने जेल में रखा हुआ था, जेल में डाला हुआ था। और सेना को अब लोग मतलब सेना को मॉक कर रहे थे, सेना को काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे पाकिस्तान में, जो पिछले कई सालों से पिछले कई दशकों से हुआ नहीं था। तो सेना की छवि और सेना का स्टेटस बहुत कम हो गया था। उसको वापस लाने के लिए उनको कोई एक तरीका ढूंढना था, इसलिए वो एक बात हुई थी। और वो तरीका क्या है कि भारत का जब तक पाकिस्तान के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, पाकिस्तान को जब तक महत्व नहीं दिया जाएगा, तब तक पाकिस्तान का महत्व नहीं बढ़ेगा, भारत जब तक नहीं देगा। ये उनके मन में हमेशा रहता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। 2013 की बात है, ये सरकार आने से पहले की बात है। जनवरी 2013 में दुबई में मुझे किसी ने बुलाया था कि पाकिस्तान में नजम सेठी, आपने नाम सुना होगा, जो फ्राइडे टाइम्स के एडिटर हैं, और कुछ दो पाकिस्तानी ब्रिगेडियर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर वो लोग थे। उस सेमिनार में मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा था कि क्या दोनों सेनाएं आपस में तालमेल करके कोई काम कर सकती है, भारतीय और पाकिस्तानी सेना। इस विषय पर मुझे बोलना था। तो मुझे ऐसा लगा कि उस समय से शुरुआत हो गई थी कि भारत ने ये भाप लिया था कि पाकिस्तान बहुत छोटी सी समस्या है भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए। हमें चीन की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 2013 में मेरा ऐसा मानना था, और मैं देख रहा था कि भारतीय सेना ऑलरेडी ऐसी पॉलिसी अपना रही थी। तो मैंने उस प्रेजेंटेशन के दौरान, ऐसे ही प्रेजेंटेशन था, तो मैंने उसके दौरान कहा कि देखिए, पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना ने 4 बार हराया है, करारी मात दी है, और हमें पाकिस्तानी सेना को कैसे टैकल करना है, कैसे हराना है, ये जानते हैं, भारतीय सेना जानती है। तो आजकल वो उस तरफ नहीं देख रही है, और वो चीन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो मेरे प्रेजेंटेशन के बीच में, जैसा अभी मैं बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, उसके बीच में वो जो ब्रिगेडियर थे पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, वेट वेट वेट, वी आर योर एनिमी नंबर 1, नॉट चाइना। तो वो हमेशा अटेंशन चाहते हैं। उनको जो है, भारत अगर अटेंशन नहीं देगा तो उनको बहुत तकलीफ होती है। तो ये सब पहलगाम करने की एक बात थी कि भारत इसमें आ जाए, हमारे ऊपर ध्यान दे, हमसे झगड़ा करे, और हम इक्विवेलेंस हो जाए, हम इक्वल दिखाई दे दुनिया को। ऐसा उनका उद्देश्य था। तो ये सब करने के बाद कैसे कर सकते हैं? तो भारत को एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, एक वॉर शुरू हो जाए, टेररिस्ट अटैक करते हैं तो भारत जरूर इसमें हम हमारे ऊपर अटैक करेगा और हमें हमारा महत्व बढ़ जाएगा। ये सब विचार उनके मन में थे, इसलिए पहलगाम हुआ। ये मैं आपको विस्तृत जानकारी इसलिए देना चाह रहा था कि बहुत लोगों ने पूछा है कि पहलगाम क्यों हुआ। नेक्स्ट प्लीज। तो उनको क्या करना था इसमें? नेक्स्ट प्लीज, गो अहेड, ऑल पुट एवरीथिंग टुगेदर। हाँ, तो एक था कि कश्मीर नॉर्मल हो गया था, वहाँ की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। लोग कह रहे थे कि ये तो अब टूरिस्ट भी जा रहे हैं। आपको पता है 2024 में वहाँ 2,36,00,000 भारतीय पर्यटक कश्मीर में गए थे घूमने के लिए, उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट किया था। वहाँ पे इकोनॉमी जो उनकी थी वो पनप रही थी, उनको अच्छा से सपोर्ट मिल रहा था, पैसे मिल रहे थे। तो ये पाकिस्तान को ये नहीं, उसकी मतलब जानकारी थी, और वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। अब लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने क्यों किया। वो जब कहते हैं कि कश्मीरियों को हम सपोर्ट करते हैं, तो उनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय क्यों करने जा रहे थे ये? तो ऐसा है कि इकोनॉमी अच्छी होने के कारण उनमें जो रिक्रूटमेंट होना था, या टेररिस्ट ग्रुप में जो लोकल बच्चे जाते थे, ज्वाइन करते थे, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था, कोई उपजीविका नहीं थी, लाइवलीहुड्स नहीं थे, इसलिए वो जाते थे। अब उपजीविका मिल गई टूरिज्म के माध्यम से, तो कोई नहीं जा रहा था, तो इसलिए वो टूरिज्म को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये हमला किया पहलगाम का। और फिर कम्युनल डिवाइड, सांप्रदायिक यहाँ पे दंगे कराए जाए भारत में, हिंदू लोगों को चुन चुन के मारा और कहा कि आप जाके बताइए, या कलमा पढ़िए, तभी हम आपको स्पेयर करेंगे। तो कम्युनल एक रंग उसमें देने की कोशिश की। और भारत का जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस पिछले 8-10 साल से जो हो रहा है, और पिछले 2 साल से तो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया में। तो ये प्रोग्राम, अगर ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस को रोकना है तो भारत को किसी जंग में खींचना पड़ेगा। ये पाकिस्तान का मकसद था, और इसीलिए पहलगाम किया गया। आगे नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। तो कैसे किया जाए ये करने के लिए नॉन कश्मीरियों को उन्होंने टारगेट बनाया। उसके बाद
पीक टूरिस्ट सीजन जो शुरू हो रहा था उसमें इनकी हत्या की जाए, ये तय किया गया। और मोदी गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अगर हल्ला जैसे हमला होता है, उरी में हुआ, उरी में जो हमने रिस्पांस दिया भारत ने, या फिर पुलवामा के बाद बालाकोट में जो हमला किया, ये उनको पता था कि भारत कुछ ना कुछ करेगा। पहले जैसा नहीं है कि हम चुप बैठेंगे, डॉसियर डॉसियर खेलेंगे, ये नहीं होगा। इसलिए वो चाहते थे कि ये सब करें, और ये इसलिए ये मैसेकर हुआ। नेक्स्ट प्लीज। तो अब ऑपरेशन सिंदूर पे आते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, हमारे उद्देश्य क्या थे उसमें? हमारे तीन बड़े उद्देश्य थे। एक था सामरिक, मिलिट्री, एक था राजकीय, पॉलिटिकल, और एक था साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक दबाव या मनोवैज्ञानिक उन पे आघात करना, पाकिस्तान और पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे। ये तीन उद्देश्य थे। तो इसलिए पहला क्या था कि पाकिस्तानी आर्मी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको अपना एक हिस्सा मान के भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल करती आई है, और करते आएंगे, आगे भी जाएंगे तो करेंगे, ये पता है। तो उसको एक मैसेज देना था, उनके ऊपर ऐसा करारा हमला करना था कि जिससे उनके मन में दहशत फैल जाए। दूसरा था कि ये एक उनको संदेश देना था कि आप कहीं भी छुपिए पाकिस्तान में, हम आपको चुन चुन के मारेंगे, और कितने भी डीप रहिए, कितने भी अंदर रहिए, हम आपको वहाँ पे आप सेफ नहीं हैं, आप कहीं भी हम टारगेट कर सकते हैं। चौथा था कि टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा जैसे, वो आप देखिए पिछले 25-26 साल से, 1998 से जब ये उन्होंने शुरुआत की, पार्लियामेंट पे हमला किया, कंधार में हाईजैक कर गए इंडियन एयरलाइंस के फ्लाइट को, कश्मीर में हल्ला हुआ, बहुत बहुत सी चीज़ें, मुंबई में अटैक हुआ 2008 में। इस सब के बाद ये वापस पाकिस्तान, इनके जो नेता है वो सब पाकिस्तान में जाके बैठते थे और बड़े मजे से सबके सामने आके कहते थे कि हमने किया है। अब हमें टच करके दिखाया, हमारे ऊपर कोई हमला करके दिखाया, कोई नहीं कर सकता था। सबके मन में ये भय था कि उनको अगर टच करेंगे तो बहुत बड़ी विपदा आ जाएगी, बहुत बड़ा कहर आ जाएगा। तो ये साइकोलॉजिकली उनको ये उनके ऊपर ये आघात करने की जरूरत थी। इसलिए एक वो नई नीति अपनाई गई कि किसी सांप को मारने के लिए पहला उसका सिर जो है वो धड़ से अलग करना होता है। उप्स, देखिए आराम से। क्या चलिए, ओके। तो ये नीति ऐसी थी कि कट द हेड ऑफ द स्नेक टू डिकैपिटेट द स्नेक कंप्लीटली। तो उसको मारने के लिए पहले आपको सांप का सर कुचलना पड़ेगा। और सर कहाँ है? तो मुरीद के, भावलपुर, मुजफ्फराबाद ऐसी जगहों में है। इसीलिए ये करने के नहीं, वापस जाइए। हाँ, और एक आखिरी इसमें एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 26-27 साल से, जब से भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और फिर पाकिस्तान ने किया, तब से पाकिस्तान हमेशा ये खौफ दिखाता रहा है कि आप अगर हमारे ऊपर पंजाब में, पाकिस्तान पंजाब में हमारे ऊपर अगर आप हमला करोगे तो हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भय हमेशा हमारे राजकीय नेताओं में भी रहा, हमारे मिलिट्री में भी रहा कि ये नहीं, हम इसको टच नहीं कर सकते, वहां तक जाके हम पहुंच नहीं सकते हैं, कि अगर ये करते हैं तो शायद वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो ये भय जो था, ये भय हमारे इसमें से निकाल के मिलिट्री टर्म्स में इसको कहते हैं एस्केलेटरी लैडर। तो उरी में सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप बालाकोट में था, जहाँ पे आपने हवाई हमला किया, आईबी मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री या पाकिस्तान में जाके आपने हवाई हमला करके बालाकोट कैंप पे एक टेररिस्ट को मारने की कोशिश की, या टेररिस्ट कैंप को तहस नहस करने की कोशिश की, या कर भी दिया। पर और एक स्टेप उसमें आपको जोड़ना था उस लैडर में। अगर आप सीढ़ी समझते हैं उसको, तो 1 2 3, हम चौथे स्टेप पे अब आ गए हैं। न्यूक्लियर जो है सबसे लास्ट है। तो न्यूक्लियर हमेशा इसका डर लेके अगर हम एक्शन नहीं करेंगे, तो पैरालिसिस हो गया था भारतीय व्यवस्था में। न्यूक्लियर के भय से, न्यूक्लियर वेपन्स के भय से हमारे यहाँ एक्शन नहीं लिया जाता था। आप मुंबई देख लीजिए, मुंबई के आपको किस्सा सुनाता हूँ। उस समय के जो एयर चीफ थे, वायुसेना के जो प्रमुख थे, एयर चीफ मार्शल फली मेजर, उन्होंने मुंबई हमले के 24 घंटे के भीतर भीतर
सरकार को एक ऑप्शन दिया था कि मैं अपने जहाज, लड़ाकू जहाज ले जाके भावलपुर पे हमला करूंगा और वापस वो आ जाएंगे, उनको कुछ टच नहीं कर पाएगा कोई, पर आपको ये मैसेज देना होगा कि हम आपको घुस के मार सकते हैं। तो और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा था, पर आपको अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आप हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे पहले, शिवशंकर मेनन, उन्होंने एक किताब लिखी है चॉइसेस, उसमें जिक्र किया है उसमें कि इसके ऊपर चर्चा हुई कैबिनेट में, और इसमें प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो बहुत सी चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, एस्केलेटरी है, इससे जंग बढ़ जाएगी, बहुत खतरा बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा, इसको हम नहीं करेंगे। इन्होंने खुद लिखा, शिवशंकर मेनन ने, आप पढ़िए उस किताब में, चॉइसेस नाम की किताब है। तब उन्होंने कहा था कि करना चाहिए था। वो कहते हैं अपने बारे में, शिवशंकर मेनन, कि मैं चाहता था कि उस समय हम उनको कोई एक स्ट्राइक करे भावलपुर जाकर। पर अब मैं जब मुड़ के देखता हूँ कि उन्होंने 2015 में लिखी थी किताब, तो उन्होंने कहा कि जब मैं मुड़ के देखता हूँ 8 साल बाद, 7 साल बाद, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह सही थे। अब 10 साल बाद अगर आप देखते हो 2015 के बाद, तो क्या वो निर्णय सही था? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हमने दिखा दिया है कि भावलपुर को भी अगर आप जाके स्ट्राइक करते हो तो पाकिस्तान किसी भी तरह से न्यूक्लियर ऑप्शन में आने की कोशिश नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला करते हैं तो वो पूरा जो देश है वो तहस नहस हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। ये हमारी पॉलिसी है, हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है न्यूक्लियर के बारे में, उनकी फर्स्ट यूज पॉलिसी है, क्योंकि वो हमसे कमजोर है। तो इसीलिए ये करना था कि स्पेस बढ़ानी थी इस लैडर पे, तो ये था, इस कारण हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। नेक्स्ट, तो क्या हुआ? 25 मिनट में 7 तारीख के सुबह 1:05 से लेकर 1:30 तक जो 9 ठिकानों पर भारत ने हमला किया, हवाई जहाज हमारे वहां नहीं गए, इधर भारत के सीमा में रहकर जो स्टैंड ऑफ वेपन से हमला किया गया, उससे पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल डगमगा गया, क्योंकि हमारे डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाई जो है, उन्होंने 15 मिनट बाद, ये जब खत्म हुआ 1:30 बजे सुबह 7 तारीख को, 15 मिनट बाद उनके डीजीएमओ को, जो हॉटलाइन है हमारे पास अवेलेबल है, उससे फोन किया और बोला, मैं छाती ठोक के कह रहा हूं कि हमने इस पे हमला किया है, आपको अगर वापस हमला करना है जब उन्होंने ये संदेश दिया तो उन्होंने कहा नहीं, हमको तो कुछ करना ही पड़ेगी कार्रवाई, हम यहाँ रुकेंगे नहीं, आप तैयार रहिए। तो इन्होंने कहा कि अगर आप करोगे तो हम उसको डबल हमला आपके ऊपर फिर करेंगे, आप तैयार रहिए उसके लिए, ऐसा संदेश दिया गया। ये था 7 तारीख की सुबह 1:45 बजे। तो ये हुआ, फिर वो उनकी तरफ से कुछ ड्रोन्स आते गए, कुछ उन्होंने प्रोबिंग करने की कोशिश की, हमारे एयर डिफेंस कहाँ है, क्या कर रहे हैं, तो ये करने की कोशिश। 8 और 9 तारीख को सुबह, 7 तारीख को रात को, 8 तारीख को सुबह, 8 तारीख को रात को, और फिर 9 तारीख को सुबह छोटे मोटे हमले दोनों तरफ से होते रहे। तो ऐसा लगा ये खत्म हो जाएगा। 9 तारीख के रात को 10:30 बजे यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वांस, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन किया और कहा कि हमें ऐसी जानकारी मिली, ऐसी खबर मिली, इंटेलिजेंस मिला है कि बहुत बड़ा हमला भारत के ऊपर होने जा रहा है आज रात को और कल सुबह के बीच में। क्या आप चाहेंगे यहाँ कॉम्प्रोमाइज करना, या क्या आप चाहेंगे हम इसमें बीच में आकर उनको रोक दें? तो प्रधानमंत्री ने, अब मैंने प्रधानमंत्री से बात नहीं की है, पर मैंने लोगों से जो जानकारी इकट्ठा की है उसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। तो प्रधानमंत्री ने ये बात सुनी, जेडी वांस जब बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा देखिए हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हमने पहले ही बता दिया था कि हमारा काम हो गया है 7 तारीख, अब रोकना नहीं रोकना उनके हाथ में। अगर वो हमला करते हैं तो हम डबल हमला उनके ऊपर करेंगे, वहां से गोली, यहां से गोला, इस भाषा में उन्होंने जेडी वांस को बताया। तो रात को फिर इंस्ट्रक्शन दिए गए हमारे सेना के प्रमुखों को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल जी और बाकी तीनों सीडीएस और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, उनकी मीटिंग हुई, बैठक हुई। उसमें उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अगर वहां से जिस तरह से हमला होता है, अगर वो 100% करते हैं, आप 200% उनके ऊपर वार करिए। तो 1:30 बजे उनका हमला शुरू हुआ। आपने
सोशल मीडिया में, टीवी में देखा होगा कि सिरसा पे हमला हुआ, आदमपुर पे हमला करने की कोशिश की, हाई स्पीड मिसाइल्स वहाँ पे आए। ये सब हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम जो पिछले 6 या 7 साल से उसका जो इंटीग्रेशन हुआ है, जो मार गिराने की क्षमता जो भारत की सेनाओं में आ गई है वापस काउंटर के लिए, कोई भी अगर आता है, इनकमिंग थ्रेट आती है तो उसके लिए, ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और फिर ठीक 2:30 बजे हमारा पहला अटैक पाकिस्तान पे शुरू हुआ। और इस बार हमने ये कहा, हमारे सेनाओं ने ये कहा कि हम रुकेंगे नहीं, हम टेररिस्ट ठिकानों पर ही नहीं, पर उनके जो मिलिट्री एयरफील्ड्स हैं, नूर खान, एयर मार्शल नूर खान एयर बेस है रावलपिंडी के पास, जो पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय के सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। और उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो कंट्रोल रूम है, न्यूक्लियर वेपन्स के ठिकाने नहीं, पर जो कंट्रोल रूम है, एसपीडी डिवीजन कहते हैं उसको, एसपी डिवीजन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन, उससे 10 मीटर दूर जाके पहली मिसाइल गिरी। और फिर रफीकी नाम का और एक एयरबेस है, उस पर जाके एक मिसाइल गिरी। तब पाकिस्तानियों को लगा कि ये तो बहुत सीरियस हो रहा है, हमारे पास हमारे एयर डिफेंस इसको रोक नहीं पा रहे हैं। ब्रह्मोस का इस्तेमाल इसमें किया गया, इसमें स्कैल, फिर हमारे कुछ और जो ये मिसाइलें जो भारत में बनी है, जो बाहर से भी आई है, यहाँ भी बनी है, उन सब का इस्तेमाल किया गया। तो हर 2 घंटे में हमने 4 अटैक्स किए पाकिस्तान के अलग अलग एयर बेसिस पे। इससे क्या हुआ कि जब दूसरा हमला हुआ सुबह, तो 9 बजे के करीब जनरल आसिम मुनीर ने सोचा कि ये बहुत हाथ से बाहर जा रहा है। अब वो फील्ड मार्शल बन गए, पहले जनरल थे। तो उन्होंने मार्को रूबियो, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और अभी जो एनएसए का दोहरा पदभार उन्होंने संभाला हुआ है, उनको फोन किया 9 बजे पाकिस्तान के समय पे, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, कि हमें बचाइए, हम इसको बंद करना चाहते हैं। मार्को रूबियो ने डॉक्टर जयशंकर जी को फोन किया करीब 10:30-11 बजे, 10 तारीख की बात है ये। तो फोन किया कि क्या आप चाहेंगे इसको बंद करना, वो सीज फायर करना चाहते हैं। तो डॉक्टर जयशंकर ने उनको बहुत पोलाइटली उनको कहा कि देखिए, अगर उनको रोकना है इसको, तो आप उनके डीजीएमओ को, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन को कहिए, हमारे डीजीएमओ को फोन करें और वो ऑफर करें कि आप वो इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। तो ये तय हुआ। तो इसके मतलब अमेरिका का रोल इन्होंने खारिज कर दिया, उनको कहा आप दूर रहिए, हमें बायलैटरली एक साथ काम करने दीजिए। तो फिर उनका 12:30 बजे फोन आया। तब तक भारत ने ये तय किया था कि हम कम से कम 12-12:30 तक ये हमला जो है वो तय रखेंगे। शुरुआत इसकी जब की है हमने सुबह, इसको खत्म करेंगे 7-8 घंटे बाद, अलग अलग जगहों को टारगेट करेंगे दूर से। और बहुत इफेक्टिव टारगेट रहा, आपने देखे हैं सैटेलाइट पिक्चर्स, फोटोज, और उनके स्पोक्स पर्सन ने भी कहा है, एडमिट किया है कि ऐसा हुआ है। तो ये करने के बाद 12:30 के करीब हमारे डीजीएमओ अवेलेबल नहीं थे। अब वो डेलिबरेट था या नहीं था मुझे नहीं पता, बट वो अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने कहा आप 3 बजे फ़ोन करिए, 3:30 बजे फ़ोन करिए। फिर उनके डीजीएमओ का 3:30 बजे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि हम इसको रोकना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, हमने तो पहले ही कहा था आपको, फर्स्ट डे कहा था कि इसको रोकना है, तो रोक दिया। तो 3:50 पे दोपहर को 10 तारीख को ये तय हुआ कि सीज फायर, इसको सीज फायर भी नहीं कहेंगे, आप ये थोड़ा मान के चलिए कि लीगल टर्म है सीज फायर। अगर जंग शुरू होती है फॉर्मल, अगर आप वॉर डिक्लेयर करते हो, तब आप सीज फायर कर सकते हो। ये डिक्लेयर वॉर नहीं थी, ये स्कर्मिश था, ये काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन था। इसलिए सीज फायर, भारत ने कहा हम सीज फायर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे स्टॉपिंग ऑफ फायर या स्टॉपिंग ऑफ फायरिंग। ये थोड़ा समझ लीजिए, लोग बहुत सीज फायर इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कुछ लिखते हो, कहीं बात करते हो, तो प्लीज कहिए कि भारत ने ये माना कि हम अभी फिलहाल पॉज करेंगे, जो फायरिंग हो रहा है दोनों तरफ से, उसको अभी के लिए फिलहाल रोकने के लिए हमने हामी भरी है, हमने हाँ कहा है। पर ये सीज फायर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर पॉज पे है, ये टेम्परेरी रोका गया है, ये भी समझ लीजिए। तो 3:50 पे ये जब हुआ, तो पाकिस्तानियों ने मार्को रूबियो को फिर फोन किया कि हमने ये तय कर लिया है 5 बजे शाम को, 10 तारीख को हम इसको रोक रहे हैं। उस दौरान मार्को रूबियो ने शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया होगा कि ऐसा हो गया है। उन्होंने तुरंत ट्वीट कर दिया 4:30 बजे हमारे टाइम पे कि मैंने ये दोनों को इकट्ठा बिठा के या इकट्ठा बात करके हमने सीज फायर कराया है। आई हैव ऑफर्ड देम ट्रेड, नाउ दे हैव एग्रीड टू सीज फायर, दे आर गुड पीपल, आई नो बोथ ऑफ देम, वगैरह सब अपना क्रेडिट देने की कोशिश की। जहाँ मान न मान मैं तेरा मेहमान, ऐसी बात हो गई वहाँ पे। और भारत ने ये फिर क्लियर किया कि हमने
किसी भी तरह से अमेरिका को बीच में आने नहीं दिया और उनकी कोई मीडिएशन हमने स्वीकार नहीं की। तो ये सीक्वेंस था, तब से ये स्टॉपिंग ऑफ फायर चल रहा है। पर मैंने कहा जैसे कि ये पॉज है, ये खत्म नहीं हुआ है। कल अगर कोई हमला होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, तो भारत ने ये कहा है कि एवरी टेररिस्ट अटैक विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो ये एक नया संदेश भारत की तरफ से पाकिस्तान को गया है, पूरे दुनिया को गया हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। तो हमने क्या पाया ऑपरेशन सिंदूर में? बहुत लोग कहते हैं, और आपने शायद, आपको भी लगा होगा 10 तारीख को कि हमने क्यों रोका, क्यों मान ली पाकिस्तान की बात, या पाकिस्तान का जो सुझाव था, हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जाके क्यों ऑक्यूपाई नहीं किया, पूरी तरह से हमने इसको खत्म क्यों नहीं कर दिया पाकिस्तान को। तो भारत के उद्देश्य, जो मैंने आप लोग स्टार्टिंग में आपको कहा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो ऑब्जेक्टिव जब खत्म हो गए थे तो भारत ने कहा कि इसके आगे हमको नहीं जाना है, ये समय सही समय नहीं है पूरी तरह जंग करने का। जंग करने के लिए आपको राष्ट्र को तैयार करना होगा, आपकी मनस्थिति आपकी होनी होगी। क्योंकि देखिए, बड़ी जंग जब होती है, प्रोलॉन्ग जो वॉर होती है, उसके लिए सिर्फ सेना नहीं लड़ती है, पूरा राष्ट्र लड़ता है। नेशंस गो टू वॉर, नॉट मिलिट्रीज, ये ध्यान रखिए। इसलिए हम सब उसके हिस्सेदार हैं। क्या हम तैयार हैं उसके लिए? ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसलिए ये कहना कि आपने इसको खत्म क्यों नहीं किया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं लिया, ये बात मेरे ख्याल से थोड़ा सा एग्जैजरेशन हो गई। तो हमने क्या क्या पाया इसमें? ये कहते थे लोग कई सालों तक, कई दशकों तक, कि आप पाकिस्तान पंजाब में किसी को टच नहीं कर सकते हो। मुरीद के, भावलपुर, ये जो जगहें हैं, ये उनके लिए, पाकिस्तानी सेना और उसकी टेररिस्टों के लिए तीर्थ स्थान जैसे हैं। आप उसको अगर टच करो तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। ये पूरी दुनिया को उन्होंने बता दिया था, और पूरी दुनिया डरती थी कि अगर भारत ऐसा कुछ करेगा तो वहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। ये हमने, ये जो बिलीफ था, ये जो उनकी समझ थी, इसको तोड़ दिया। ये जो भय था, भय सब जगह था, पश्चिमी देशों में था और भारत के डिसीजन मेकर्स में भी था। जैसे मैंने कहा 2008 की बात है, उसके बाद उसके पहले भी लोगों ने कहा कि नहीं आप उनको टच मत करिए। तो ये खत्म कर दिया। बहुत बड़ी रिस्क प्रधानमंत्री जी ने ली और उनको साथ दिया पूरे हमारे सेनाओं ने। उनका हमें बहुत अभिनंदन करना चाहिए इसके बारे में। तो अब एक नया नॉर्मल, न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश किया गया है कि जो एक हेजिटेशन था मन में कि नहीं ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये खत्म हो गया। और क्या है, हमारी जो रक्षा उत्पादन नीति है, मेक इन इंडिया है, जो हम सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, आत्मनिर्भरता जो लाया है, जो पॉलिसी लाई हुई है, उसका हम परिणाम देख रहे हैं कि आकाश जैसे मिसाइल, MRSAM या आकाश तीर जैसे सिस्टम, और ब्रह्मोस, सबसे बड़ा यहाँ योगदान रहा है ब्रह्मोस मिसाइल का, जो भारत में निर्माण होता है। रशिया की टेक्नोलॉजी है, पर भारत में पिछले 25 साल से उसका निर्माण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री और उनके अन्य सहयोगी मिलिट्री चीफ्स को कम से कम 8 से 10 बार मिले हैं, 22 अप्रैल से लेकर 7 मई तक। और उसके बाद अपने फोटोज देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे। और उसके अलावा बहुत बार प्रधानमंत्री पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उसमें शामिल थे, और NSA तो इनके साथ ही बैठ के ही वो पूरा रणनीति बना रहे थे। तो ये जो पॉलिटिको मिलिट्री समन्वय जो है, और तीनों सर्विसेज में जो एक कोऑर्डिनेशन हुआ है, ये बहुत नई बात है। और ये हमारे लिए बहुत आगे बढ़कर, आगे जाकर इसका बहुत फायदा होगा। ये सोच लीजिए, पहले बहुत कम होता था, डायरेक्टली प्रधानमंत्री से बात नहीं होती थी सेनाओं के प्रमुखों की। इस बार हुआ, और इसका परिणाम हम देख रहे हैं कि कितना सक्सेस भारत के लिए इसमें हुआ। नेक्स्ट प्लीज। तो इंडिया मेड वेपन, जैसे मैंने कहा, आकाश मिसाइल, आकाश तीर, MRSAM, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, भारतीय कंपनी ने किया। ब्रह्मोस का मैंने यहाँ जिक्र इसलिए नहीं किया कि सबको पता है ब्रह्मोस क्या है। ये कम पता है कि आकाश तीर, इन सब ने क्या क्या काम किए। और ये भी सही है, और हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आत्म परीक्षण करना चाहिए कि हमारे कुछ सिस्टम्स जो 95% एफिशिएंसी जिनको काम करना चाहिए, वो 50 या 60% एफिशिएंसी से काम कर रहे थे इस जंग के दौरान या इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। तो उनको सुधारने की हमें ज़रूरत है। और ये शायद मेरे ख्याल से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो है वो शुरू हो गया है। और इसके आगे जब जो भारतीय कंपनियां जो जिनके प्लेटफॉर्म्स और वेपन्स जो काम नहीं कर पाए, वो आगे जाके अच्छा काम करेंगे, उसको अपग्रेड करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। और
इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिसी पिछले 10-12 साल से हुई है, 11 साल से, आत्मनिर्भरता डिफेंस में विशेषकर, इसका परिणाम हम देख रहे हैं कि अब हम सक्षम हैं अपनी तरह से। जैसे देखिए, अगर आप बंदूक लाते हैं, AK-47 आपने रशिया से खरीदी या M777 अमेरिका से खरीदा, वो सब ठीक है, पर अगर उसका जो एम्यूनेशन है, उसका प्रोडक्शन अगर हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम सक्षम नहीं हो सकते। ये भी इंपोर्ट होता था पहले। आज प्राइवेट सेक्टर में एम्यूनेशन का प्रोडक्शन भी भारत में परमिट किया गया है और वो बढ़ भी गया है। ये बहुत बड़ी बात है। हम समझते नहीं है कि खाली बंदूक का कोई काम नहीं है अगर आपके पास उसका एम्यूनेशन है नहीं है, गोलियां अगर है नहीं है तो गोलियां अभी भारत में उसका निर्माण हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात पिछले 10-11 साल में पॉलिसी चेंज के कारण डिफेंस में ये हुई है। आगे नेक्स्ट, तो क्या क्या हुआ? हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम कर गया। एयरफोर्स ने ब्रह्मोस और बाकी मिसाइल का इस्तेमाल भारत में रह के अच्छा से किया, ये पता ही है। स्टैंड ऑफ वेपन, स्टैंड ऑफ मतलब क्या है कि आप अपने सीमा में रहकर 200-300 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। उन्होंने अच्छा काम किया। और एक हमारे पास अब चिंता का विषय ये है कि चीन ने जितनी मदद पाकिस्तान को की है, ये और बढ़ेगी। अभी 80% पाकिस्तान का वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स चीन से आते हैं, वो शायद 100% हो जाएगा, क्योंकि बाकी देश उनको दे नहीं रहे हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि आगे जाकर हमारा चैलेंज कहाँ से आ रहा है। और इस समय शायद उस समय किसी ने कहा कि साइबर ये नया एक डोमेन है वॉरफेयर का, कॉग्निटिव वॉरफेयर। आपके दिमाग पे लोग वार करेंगे, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, आपको ये कहने की कोशिश करेंगे कि भारत हार गया है, आपके जहाज गिर गए हैं। तो ये नैरेटिव जो बिल्डिंग है या कॉग्निटिव वॉरफेयर है, ये भी आजकल जंग का हिस्सा बन गया है। तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट, और एक बात जो सामने आई है, ये मेरा असेसमेंट है, मैं गलत हो सकता हूं, कि पूरी जंग के दौरान ये समझ में आ गया कि जनरल मुनीर को जो चाहिए था उसको मिल गया, पर हमें दूसरा पर्याय नहीं था, वो करना पड़ा। हमने उसको फील्ड मार्शल बना दिया। तो देखते हैं कितने दिन तक वो रहते हैं। अब हमारे पास टू फ्रंट चैलेंज जो है वो बिल्कुल ओपन हो गया है कि चाइना का चैलेंज है जो सबसे बड़ा है, प्राइमरी चैलेंज है। इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इसको भूलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान को हराने के चक्कर में हम चाइना की तरफ अगर हमारा ध्यान नहीं रखें तो ये गलत बात होगी। ये रियलिटी है। यूएस जो है, अमेरिका है, ये सबसे अनरिलायबल पार्टनर या दोस्त आपका रह सकता है। ये ध्यान रख के चलिए। जो भी अभी कर रहे हैं वो उनके फायदे के लिए कर रहे हैं। हमें भी अभी चाहिए उनकी तरफ से कोई टेक्नोलॉजी, इसलिए हम कर रहे हैं। पर जब कोई संकट आता है तो यूएस इज द मोस्ट अनरिलायबल पार्टनर। ये मेरा कहना है, आप लोग माने नहीं माने अलग बात है, पर ये ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छी बात हुई है पिछले 10-11 साल से कि प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति, हम सब कहते हैं कि विदेश नीति उन्होंने अलग अलग जाके बहुत बात की है। जो दीनदयाल उपाध्याय जी भी कहते थे, उनकी जो कुछ किताबें मैंने पढ़ी है, उनका लेखन जो पढ़ा है, कि दुनिया के साथ जिस तरह से हमें बर्ताव करना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी शुड बी ड्रिवन बाय नेशनल इंटरेस्ट, ये उनका जो कहना था। तो मोदी जी ने वही पॉलिसी अपनाई है कि एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी, नेशनल इंटरेस्ट इज द टॉप मोस्ट। राष्ट्रीय हित जो है, राष्ट्रहित जो है वो सबसे बड़ा है। और राष्ट्रहित के लिए अगर हमें दोस्ती करनी पड़े यूएई से, सऊदी अरेबिया से, तो हमें करनी पड़ेगी और की है। तो आज हमारे सबसे करीबी दोस्त कौन है? पश्चिमी एशिया में जो देश हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल, ये सब हमारे दोस्त हैं। वो आपस में उनकी दुश्मनी हो सकती है, इजराइल की, सऊदी अरेबिया की, इजराइल की और ईरान की, पर हम इन सब के साथ हमारी दोस्ती है। तो ये बहुत बड़ा हमारा यहाँ पे सक्सेस है एक्ट वेस्ट का। और फाइनली एक रियलिटी जो मुझे लगती है वो है कि भारत बहुत उन्नति कर रहा है, बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। और कोई भी देश जब बड़ा होता है, हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास यूथ बहुत बड़ा है, उसकी संख्या बहुत बड़ी है, टेक्नोलॉजी साइंस में हम आगे हैं, और हमारा जो लैंड मास है, हमारी जो भूमि है, ये बहुत बड़ी है। तो ऐसे समय में जब कोई देश उभरता है तो उसके लिए बहुत से छोटे छोटे देश, बड़े बड़े देश दुनिया में उसको नीचे खींचना चाहते हैं। इसलिए इंडिया इज अलोन,
इन वॉर, इन पीस, इन नैरेटिव बिल्डिंग. ये ध्यान रखा जाए कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, अपने बलबूते पर लड़नी, कोई काम करने नहीं आएगा. फाइनली, तो ये तो अभी सबको पता है, मैं इससे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा. ये मैंने कहीं और बात करनी थी इसलिए मैंने कहा था. पर हमें थोड़ा सा हमारे पूर्व की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, म्यांमार में क्या हो रहा है, और नॉर्थ ईस्ट हमारा जो है, पूर्वोत्तर राज्य जो है, जहाँ मैं 23 साल काम कर चुका हूँ 1983 से 2006 तक, उनके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. और मैं समझता हूँ कि सरकार का पूरी तरह से ध्यान है. हम सब ने नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी अपना सपोर्ट जो है वो बढ़ाना चाहिए. उसकी नई नई जो चीज़ें वहाँ हो रही है उसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इट्स अ ब्रिज टू साउथ ईस्ट एशिया. नेक्स्ट, फाइनली अब क्या होगा? अभी हमारे वेपन प्लेटफॉर्म जो काम नहीं किए उनको सुधारना होगा, उनको नए नए वहाँ पे टेक्नोलॉजी उसमें लानी होगी. भारत का फोकस हमेशा चाइना पे रहना चाहिए, कि हमारा प्रिंसिपल एडवर्सरी, बड़ा दुश्मन तो नहीं कहूँगा, पर हमारा जो प्रतिस्पर्धी है, कंपटीशन जो है, वो चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है. ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान से हम 10 गुना इकोनॉमिकली बड़े हैं. हमारी नेवी 5 गुना पाकिस्तान से बड़ी है. पाकिस्तान चाहता है कि वो हमारे साथ इक्वल हो जाए, इक्विवेलेंस पूरी दुनिया उनको दे. हमें उनको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए. जब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा उनको शिक्षा करिए, उनको वहाँ पे अटैक करिए, पर उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए. कि हमारी एनर्जी पूरी चाइना के साथ कैसे कंपटीशन किया जाए, ये होना चाहिए, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता रहेगा. इसका ध्यान हमें हमेशा रखना पड़ेगा. और डिफेंस बजट थोड़ा सा स्मार्टली उसकी खर्चा उसमें करना पड़ेगा. और हमारी जो नैरेटिव बिल्डिंग है, और इसमें मैं चाहता हूं कि आप सब, हम पूरी जो आम नागरिक है, ये इंफॉर्मेशन वॉरियर्स बने. सही सटीक जानकारी लोगों तक पहुंचाए, ना कि फेक न्यूज़ या हाफ ट्रूथ्स जो होते हैं उसके ऊपर निर्भर करके उसको फैलाएं. उसके लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे. हमारा यहाँ वीकनेस है, मैं बहुत ब्लंटली बात कर रहा हूँ, ये नैरेटिव बिल्डिंग, ये बहुत बड़ी वीकनेस है हमारी. क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा काम बोले, पर आज की दुनिया में सिर्फ काम करने से नहीं होगा, काम की पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, काम को फैलाना पड़ेगा, काम के बारे में हमने क्या काम किया है, क्या सक्सेस अचीव किया है, ये करना पड़ेगा. ये आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है. कि जैसे मैंने कहा कि सेनाएं जंग नहीं लड़ती है, पूरा राष्ट्र जंग लड़ता है. इसलिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा. उसमें कुछ पेनफुल एपिसोड्स भी होंगे, कुछ लॉसेस होंगे, कुछ हमारे लोगों की जान जाएगी. इस सब के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इस पीढ़ी ने, पिछले 2 या 3 पीढ़ियों ने जंग नहीं देखी है. आपको याद होगा 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण किया गया, तो 8 महीने तक भारतीय सेना तैयारी करती रही. उसके बाद वो ईस्ट पाकिस्तान में गए और बांग्लादेश का निर्माण किया. तो जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को हमने हस्तगत करना चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी. उसके लिए हमें बहुत अलग अलग तरीके से मानसिक और मटेरियल तैयारी करनी पड़ेगी. ये इतना आसान नहीं है जंग करना. जंग कोई वीडियो गेम नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ फाइनली. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें. और फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत आज बहुत अच्छी स्थिति में है, सक्षम है. बहुत ह्यूमनिज्म से लेकर हमारी फॉरेन पॉलिसी चलती है. जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि ह्यूमनिज्म एंड राष्ट्रहित, नेशनल इंटरेस्ट इज अपर मोस्ट इन एवरी पॉलिसी. वो अभी चल रहा है, तो इसको हमने सपोर्ट करना चाहिए किसी भी तरह से. मैं यही मेरा भाषण जो है यहाँ समाप्त करता हूँ, और अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करिए. थैंक यू.